एवरीवन। एमपी एकोमोडेशन का आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेक्शन 12, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे लंबा सेक्शन है पूरे बेयर एक्ट में। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आइए आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, आप जब पढ़ेंगे इसको तो 12 का यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 है, इसमें कुछ क्लॉज दिए गए हैं ए से लेकर के ओ तक, जो ग्राउंड्स हैं इविक्शन के। और उसके बाद से 12 के सब सेक्शंस हैं 2 से लेकर के 11 तक। और ये वाले आपके जो ग्राउंड्स है इस 1 के इस क्लॉजेस में, उसके साथ इसको रिलेट करके पढ़ना है, दोनों के बीच को इंटरलिंक करना है। तो ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आइए इसको देखते हैं 12 को। 12 का जो आप हेडिंग देखेंगे वो ये है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इविक्शन ऑफ टीनेंट। टीनेंट के इविक्शन पे रेस्ट्रिक्शन। और इसका जो सबसेक्शन 1 है वो यही कह रहा है कि किसी भी सिविल कोर्ट में कोई भी सूट जो है वो फाइल नहीं होगा टीनेंट के इविक्शन का तब तक जब तक कि इसके बाद जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस ग्राउंड्स को कोई फॉल नहीं कर रहा है वो केस। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ओनली, वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे उसको इविक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो पहला ही चीज जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप टीनेंट को इविक्ट नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे, अब उस ग्राउंड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लॉज ए को बात करते हैं, 1A को, जो एरियर्स ऑफ रेंट से रिलेटेड है। एरियर्स क्या होता है, जब रेंट ड्यू हो जाता है। ए को देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर वो रेंट ना तो पेड है ना तो टेंडर्ड है, लेकिन वो रेंट जो है लीगली रिकवरेबल है, मतलब कि लैंडलॉर्ड जो है टीनेंट से वो लीगली रिकवर कर सकता है होल रेंट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि होल ऑफ द एरियर्स ऑफ रेंट, और 2 महीने की नोटिस दी गई है और वो नोटिस सर्व हो गया है टीनेंट को, और उसके बाद भी अगर वो पे नहीं करता है तो क्या होगा, ये इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। इसको और क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे एरियर्स हुआ, उसके बाद नोटिस दिया प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लैंडलॉर्ड ने, और ये सर्व हो गया टीनेंट को। अब देखिए ये जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है, और सर्व हम उसको तब भी मान लेंगे अगर उस रिसीप्ट पे साइन कर दिया टीनेंट ने, तो भी उसको सर्व मान लिया जाएगा। और 2 महीने बीत गए और उसने कोई पेमेंट नहीं किया, नोटिस सर्व होने के 2 महीने बाद भी, तो ये क्या होगा, इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसेक्शन 2 के साथ इसको लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ फिर कुछ अदर कंडीशंस दी गई हैं उस क्लॉज ए से रिलेटेड। वो क्या कंडीशंस हैं कि ये जो ऑर्डर होगा इविक्शन का वो सब टीनेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा तब तक जब तक कि सब टीनेंट भी उस प्रोसीडिंग में पार्टी ना हो और उसके इविक्शन का ऑर्डर भी ना बनाया जाए, तब उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। मतलब ऑर्डर में भी ये अलग से कहा जाए कि उसका भी इविक्शन होना चाहिए, तभी उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 को देखिए, यहाँ पे क्या है कि टीनेंट का इविक्शन नहीं होगा अगर टीनेंट ने पेमेंट बना दिया है या डिपॉजिट कर दिया है, तो फिर क्या होगा, उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दिया है कि टीनेंट को ये वाला जो सबसेक्शन का बेनिफिट है, ये 3 वाले का, वो सिर्फ एक ही बार मिलेगा। और अगर उसने वो एक बार बेनिफिट ले लिया और 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक उसने वापस से डिफॉल्ट किया, मतलब कि वापस से पे नहीं किया, तो फिर उसको इस सबसेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक ही बार ले सकता है। ये जो 3 कंसेक्यूटिव मंथ वाला टाइम पीरियड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सबसेक्शन 4 पे। यहाँ पे क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड को अकोमोडेशन जो है वो ट्रांसफर से एक्वायर्ड हुआ है, ट्रांसफर के थ्रू उसने वो अकोमोडेशन एक्वायर किया है, तो यहाँ पे टीनेंट के इविक्शन का शूट मेंटेनेबल नहीं होगा जो ग्राउंड्स ई और एफ क्लॉज में मेंशन किए गए हैं, तब तक जब तक कि 1 साल का टाइम इलैप्स नहीं हो जाता है इविक्शन एक्विजिशन से। मान लीजिए कि एक्विजिशन का जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2020 है, तो 1 अक्टूबर 2021 से पहले उनको इविक्ट का जो सूट है
वो नहीं फाइल किया जाएगा। अब वो क्लॉज ई और एफ क्या है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ई को देखिए, 1 का ई। अब हम लोग सबसेक्शन 1 के ई क्लॉज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर अकोमोडेशन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है और लैंडलॉर्ड को उसकी कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। अब बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये मैंने आपके साथ सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जहां मैंने प्रियम्बल डिस्कस किया था। क्योंकि इसके प्रियम्बल में ही बता दिया गया है कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के केस में टेनेंट को इविक्ट किया जा सकता है उस अकोमोडेशन से। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। तो वहीं पे मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। वो अपने खुद के लिए अगर वहां पे कोई ऑक्यूपेशन करना चाहता है एज अ रेजिडेंस, या किसी अपनी मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए। अब मेंबर ऑफ द फैमिली क्या होते हैं, ये आपका देखिए सेक्शन 2 में जो क्लॉज ई है, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है, जहाँ पे डेफिनेशंस दिए गए हैं, उसका क्लॉज ई जो है वो मेंबर ऑफ द फैमिली को डिफाइन करता है। इसमें देखिए कौन कौन इंक्लूड होता है, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, सन, अनमैरिड डॉटर, फादर और ग्रैंडफादर, मदर और ग्रैंडमदर, ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर। ये देखिए जो अनमैरिड डॉटर और अनमैरिड सिस्टर दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर मैरिड डॉटर और मैरिड सिस्टर आपका ऑप्शन में आएगा तो वो करेक्ट नहीं होगा। पैटर्नल अंकल की वाइफ, विडो, ब्रदर सन, और फिर यहाँ भी ब्रदर की अनमैरिड डॉटर, ये लोग जो है वो फैमिली मेंबर होते हैं। तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट कोई जरूरी नहीं है कि जो ओनर है सिर्फ उसी की हो। अगर उसकी किसी फैमिली मेंबर की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है तो भी यहाँ पे इविक्ट करवाया जा सकता है। और ये भी दिखा जाएगा कि उस सिटी और टाउन में उसके ऑक्यूपेशन के लिए उसके पास कोई भी सुटेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और कोई दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे इविक्शन हो सकता है। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा ई, इससे रिलेटेड यहाँ पे सबसेक्शन 5 है। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि यहाँ पे टेनेंट का जो इविक्शन होगा, वहां पे लैंडलॉर्ड एंटाइटल्ड नहीं होगा उस पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए 2 महीने तक। जिस दिन ऑर्डर हुआ है उसके इविक्शन का, उससे लेकर के 2 महीने तक लैंडलॉर्ड उस पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। अगर 1 अक्टूबर 2020 को ऑर्डर आया है तो 1 दिसंबर 2020 से वो एंटाइटल्ड होगा। 2 महीने जो है वो यहाँ पे टेनेंट को दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाइए एफ पे। अब देखिए ई जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस की बात कर रहा था, एफ जो है वो नॉन रेसिडेंशियल पर्पस की बात करता है। यहाँ भी वही है कि लैंडलॉर्ड को कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल पर्पस मतलब कॉमर्शियल पर्पस की बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे एक लाइन चेंज हो जा रही है, या उसके मेजर सन और अनमैरिड डॉटर को जरूरत है। नॉन रेसिडेंशियल पर्पस में ये जो मेंबर ऑफ द फैमिली वाली बात थी वो और कन्फाइंड हो गई, वो मेजर सन और अनमैरिड डॉटर तक ही रह गई। और फिर वही बात है कि उस सिटी और टाउन में उनके पास कोई और अकोमोडेशन नॉन रेसिडेंशियल वाला अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको इविक्ट कराया जा सकता है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के केस में अगर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। अब इससे रिलेटेड देखिए सबसेक्शन 6 दिया गया है, ये भी सेम चीज है कि वो 2 महीने तक एंटाइटल्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो सब क्लॉज बी है वो बात करता है कि कुछ अकोमोडेशन है, यहाँ पे सिटी की लिस्ट दी गई है कि अगर उन सिटीज में सिचुएटेड है तो लैंडलॉर्ड जो है वो कंपेंसेशन देगा टेनेंट को, अगर वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के केस में खाली करवाता है एफ में नॉन रेसिडेंशियल पर्पस में तो। और वो कंपेंसेशन क्या क्या ग्राउंड्स पे होंगे और कैसे होंगे, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिए गए हैं। ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, एक सिंपल रीडिंग है बेयर एक्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राउंड पे इविक्शन के, वो है 1B सब लेटिंग। मैंने आपके साथ पहले की वीडियोस में भी सब लेटिंग को डिस्कस किया है कि सब टेनेंट कौन होता है, और सब टेनेंट जो है वो जनरली अलाउड नहीं होता है। कोई भी टेनेंट सब टेनेंट को नहीं रख सकता है तब तक जब तक कि लैंडलॉर्ड का रिटन परमिशन और कंसेंट ना हो, उसी को हम लीगल मानते हैं और वही वैलिड रिलेशनशिप भी होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर टेनेंट ने अनलॉफुली सबलेट किया है, मतलब कि ना तो लैंडलॉर्ड का परमिशन था ना तो कंसेंट था,
तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलॉफुल सबलेट किया है। असाइंड किया है, असाइंड का मतलब हो गया कि ट्रांसफर किया है, और अदरवाइज पार्टेड विद द पोजीशन मतलब कि उसी अकोमोडेशन में डिवीजन किया है, डिवाइड कर लिया है उस पूरे अकोमोडेशन के को या उसके किसी पार्ट को, तो ये क्या होगा, इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा अगर उसने अनलॉफुली सबलेट किया है उस अकोमोडेशन को। ये आपका एक दूसरा ग्राउंड है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट ग्राउंड पे, वो है 1C में न्यूसेंस का ग्राउंड। अगर टीनेंट जो है वहां पे कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करता है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिस पर्पस के लिए वो अकोमोडेशन दिया गया था वो उस पर्पस के साथ में इनकंसिस्टेंस है और लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को वो एडवर्सली और सब्सटेंशियली अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। तो न्यूसेंस क्रिएट भी करने के केस में क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड टीनेंट को इविक्ट करवा सकता है अपने एकोमोडेशन से। अब आ जाइए 1D पे, नॉट बीइंग यूज्ड। अगर कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक उस अकोमोडेशन को यूज नहीं कर रहा है टीनेंट बिना किसी रीजनेबल कॉज के, अगर रीजनेबल कॉज है तब तो नहीं इविक्ट होगा, अगर बिना किसी कॉज के वो लगातार 6 महीने तक उस अकोमोडेशन को नहीं यूज कर रहा है तो क्या होगा, वो उसके इविक्शन का ग्राउंड बच जाएगा, यहाँ पे उसको इविक्ट कराया जा सकता है। इसके बाद जी को देख लीजिए। जी है कि अगर अकोमोडेशन अनसेफ हो जाता है, अनफिट हो जाता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, या कोई रिपेयरिंग का काम करवाना है लैंडलॉर्ड को और वो अकोमोडेशन को वैकेट कराए बिना, खाली कराए बिना पॉसिबल नहीं है, तो ये इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। फिर एच देखिए, अगर बिल्डिंग और रीबिल्डिंग के पर्पज से लैंडलॉर्ड को उसकी रिक्वायरमेंट है या वो उसमें कोई सब्सटेंशियल एडिशन और ऑल्टरेशन करवाना चाहता है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है उस बिल्डिंग में, तो और वो भी अकोमोडेशन को वैकेट कराए बिना अगर पॉसिबल नहीं है, तो जी और एच ये भी जो दो हैं वो इविक्शन के ग्राउंड्स बन जाते हैं। एच के लिए यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 7 दिया गया है। यहाँ पे ये है कि जो आपका टीनेंट का इविक्शन है उसको ऑर्डर पास नहीं होगा तब तक जब तक कि कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई ना हो कि वो कोई रेडिकली ऑल्टर नहीं करा रहे हैं, मतलब मूलभूत से रूप से उसको चेंज नहीं करा रहे हैं, जिस पर्पस के लिए अकोमोडेशन दिया गया था वो पर्पस का उल्टा ना हो जाए, वो एकदम से ही बदल ना जाए, तभी क्या बोलते हैं वो ऑल्टरेशन यहाँ पे अलाउड होगा, या वो रेडिकल ऑल्टरेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इविक्ट करने दिया जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो टीनेंट के इविक्शन का ऑर्डर नहीं होगा। तो ये सब सेक्शन 7 जो है वो आपका क्लॉज एच से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम के पे, क्लॉज के पे। यहाँ पे क्या है कि टीनेंट जो है वो कोई भी सब्सटेंशियल डैमेज कॉज कर देता है अकोमोडेशन को, तो फिर ये उसके आपके जो इविक्शन है उसका ग्राउंड बन जाएगा। इसको हम 12 सबसेक्शन 9 के साथ में पढ़ेंगे, जहाँ पे दिया गया है कि वो कंपेंसेशन या तो पे कर दे लैंडलॉर्ड को तो उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एम देख लीजिए, नेक्स्ट ग्राउंड ऑफ इविक्शन। यहाँ पे अगर बिना रिटन परमिशन के लैंडलॉर्ड के उसने कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाया या मेटेरियली ऑल्टर्ड करा दिया उस अकोमोडेशन के अंदर जो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंट कर रहा है या उसकी वैल्यू को सब्सटेंशियली डिमिन्स कर रहा है, कम कर रहा है, खराब कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको इविक्ट यहाँ पे कराया जा सकता है, ये उसका ग्राउंड बन जाएगा। और इसको भी आप 12 सबसेक्शन 10 के साथ पढ़ सकते हैं, अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में कर दे उस अकोमोडेशन को या उसको पे कर दे कंपेंसेशन लैंडलॉर्ड को, तो उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं तो ये जो है वो इविक्शन के ग्राउंड्स बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट देखिए क्लॉज वो है कि अगर रिटन परमिशन के बिना टीनेंट जो है वो एकोमोडेशन के कोई भी और पोर्शन को उसके पोजीशन में चला जाता है, जैसे कि उसको जितना पोर्शन दिया गया है वो उससे ज्यादा का पोर्शन जो है उसके पोजीशन में चला गया, तो ये जो है उसके इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। वो वाला पोर्शन जो उसके अकोमोडेशन में इंक्लूड नहीं है लेकिन वो जगह भी ले रहा है अगर, तो फिर क्या होगा, ये चीज उसके इविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। और ये आपको यहाँ पे 12-11 के साथ पढ़ना है कि वो वाला जो है वो खाली कर दे, वैकेट कर दे, तो फिर उसके इविक्शन का ऑर्डर नहीं होगा। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था पूरे एक्ट का जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।